हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू GKGS हिस्ट्री चैनल विद अंकिता। और हम देख रहे हैं फ्रेंड बिहार एस्टेट पेपर 1 एंड 2 और BPSC TRE 3, ठीक है, 3 पॉइंट के लिए। तो आप देख सकते हैं GKGS। और आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा। पूरी यूथ कंपटीशन समसामयिकी की बुक सॉल्व की गई है और प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड। और शिक्षण कला एवं दक्षता के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूथ कंपटीशन की बुक को सॉल्व किया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे पिछले वीडियोस का, और टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसके मैंने जो 182 क्वेश्चंस तक की वीडियोस बनाई थी, शायद उसमें कुछ वॉइस साउंड का प्रॉब्लम्स है। वॉइस क्लियर नहीं थी या आ नहीं रही थी, कुछ ऐसी कुछ दिक्कत है आपको जो फेस करनी पड़ी। तो वो जो सेशन आपका स्किप रह गया उसको हम फिर से देख लेंगे। तो आज हम देखेंगे 183 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी। और कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, मतलब पहला तो इन्होंने खुद ही अपना क्लियर कर ही दिया है कि राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश था, ठीक है, आंध्र प्रदेश था, और जिसमें पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया। और संविधान के 40वें अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 40 में राज्य पंचायतों का गठन निर्देश दिया गया। और 57 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। और इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू करने में पंचायती राज प्रणाली, मतलब लागू करने वाली पंचायती राज प्रणाली जो लागू किया, वो कैसा राज, कौन सा राज बन गया? तो दूसरा राज बन गया। इसको आप याद रखेंगे। तो बात क्या बनती है, पहले कहाँ लागू हुआ? सबसे पहले कहाँ? तो राजस्थान में, इसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत? तो 40 में, याद रखेंगे। और एक ये प्रश्न बनता है, किसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया है? तो सिफारिशों का गठन किसने किया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया, 1957 में किया, ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया? तो फ्रेंड नागौर जिले में लागू किया गया था। और किसकी सिफारिश, इनकी सिफारिश किसके आधार पर हुई थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। तो फ्रेंड 83, 84 भी वही क्वेश्चन है। तो हम 85 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, सरकारिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? तो फ्रेंड अशोक राय मेहता कमेटी ने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर। तो कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था
या पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आती है? संघ, राज्य, समवर्ती, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो फ्रेंड ये राज्य की सूची में आती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राज आप ऐसे याद कर लीजिए, पंचायती राज, राज से राज्य सूची, ठीक है। और ये प्रश्न है तो कूट हम बाद में देखेंगे, पहले चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। किन राज्यों ने राज्य प्रणाली या संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड सभी ने किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए यूपी होता तो यूपी में भी आरक्षण दिया गया है, लेकिन यहाँ पे यूपी का तो जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, मध्य प्रदेश और हिमाचल है। ऐसा ही कोई एक का तुक्का होगा जहाँ स्त्रियों को आरक्षण नहीं है, बाकी तो सभी जगह है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? 2010 की बात की है इन्होंने। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल या फिर बिहार, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 61वां फ्रेंड, 62वां, 63वां, 64वां या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 64वां संविधान संशोधन बिल, ठीक है। क्या प्रश्न क्या पूछा है इन्होंने कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत, ठीक है। वैधानिक मतलब वैध शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से पारित हुई है? तो फ्रेंड 64वां, ठीक है, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ है? तो 73वां, 71वां, 74वां या इनमें से कोई नहीं। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है फ्रेंड? तो 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो अभी आपने देख ही लिया है, खैर ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से या फिर पंचायती राज प्रणाली से। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पंचायती राज प्रणाली से। और सबको मज़ा आ रहा हो, प्रश्न अच्छे लेवल के लग रहे हो फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। 193 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत इनमें कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के घर अंतर्गत नहीं आता? तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्विवेचन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, न्यायिक पुनर्वीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। आगे देखेंगे 94 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, राज्यसभा में या किसी एक में ही, ठीक है, या तो लोकसभा या तो राज्य या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो फ्रेंड भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधायक लाया जा सकता है तो वो या तो लोकसभा में ही लाया जाएगा या फिर राज्यसभा में, दोनों में नहीं लाया जाएगा। अगर आप चाहें कि दोनों में एक साथ लाया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की बात हुई है 1995, 50 माफ़ कीजिए,
51, 55 या फिर 58? तो फ्रेंड 1951 में, 1951 में, ठीक है, 1951। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वां, 44वां, 46वां या फिर 50वां? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 42वां, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, चाहे आप बिहार स्टेट दे रहे हो, BPSC TRE की तैयारी में लगे हो, या फिर आप यूपी के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह हर बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये प्रीवियस ईयर, ऑल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर बने हुए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, BD शर्मा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे फ्रेंड? तो ये काका साहेब कालेलकर थे, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया गया? तो 29 जनवरी 1953 को। और इस आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर, जो कि किस जाति के थे? तो पिछड़ी जाति के थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल द्वारा सिलेक्टेड होता है या नियुक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन BBPAT का संस्करण क्या है? MI, ZI, M3 या फिर Z3? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, M3। चलिए 200 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो इस मतलब सीरीज़ में टोटल आपका 2000 क्वेश्चन है, ठीक है। 2000 क्वेश्चन मोर एपेबिलिटी है इसकी, ठीक है। तो देखिए 200 का, भारत में वरीयता के क्रम निम्नलिखित में कौन सा पहले आता है? तो UPPSC, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो मतलब कौन पहले आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर, ई इज राइट आंसर। आइए देखते हैं इसका डिटेल, क्योंकि वरीयता का जो अनुक्रम होता है, तो जो टेबल प्रेसिडेंस केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी कर दी गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष UPPSC, मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC, ठीक है, CEC, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG वरीयता में एक समान 9 में रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उससे बाहर 17वें क्रम पर रखा जाता है। अतः इसमें एक नहीं सही है, ठीक है, 2 सही है। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार और वाणिज्य प्रतिबंध, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मुकदमे तथा कार्यवाही। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत
वाद और कार्यवाही का उल्लेख है। और अनुच्छेद 302 में व्यापार, ठीक है, वाणिज्य समागम पर निर्बंधन। और 76 में भारत महान्यायवादी का उल्लेख है, ठीक है। तो 300 के अंतर्गत तो ये मुकदमा कार्यवाही वाद विवाद जो चलता रहता है, और 302 में व्यापार वाणिज्य समागम, और 76 में तो महान्यायवादी का उल्लेख है। तो आगे हम आते हैं फ्रेंड अब भूगोल पर। अभी हमने क्या देखा था, अर्थशास्त्र से संबंधित देखा, कुछ नागरिक शास्त्र सिविक्स से। अब हम देखेंगे सामान्य भूगोल से, ठीक है। तो अब हम भूगोल के पार्ट को देख रहे हैं। हम हिस्ट्री भी देख चुके हैं। हिस्ट्री हमने सबसे पहले देखा, कुछ मॉडर्न देखा था और कुछ प्रागैतिहासिक काल की हिस्ट्री देखी थी हमने। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सामान्य भूगोल के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले हम विश्व के भूगोल पर आते हैं। तो विश्व का भूगोल टॉपिक है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 2011 बीपीएससी प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ये बताया था, ठीक है। तो कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। तो फ्रेंड कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ या फिर 25 करोड़। तो फ्रेंड 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, कम नहीं होता। तो 25 करोड़ वर्ष। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये एकदम आपका टॉपिक वाइज दिया है, ठीक है, टॉपिक वाइज एकदम दिया है। एक एक टॉपिक से प्रश्न है आपका, कोई भी टॉपिक अछूता नहीं रहेगा। आपके जीके जीएस जो भी बिहार में पूछे जाते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या फिर 90। तो फ्रेंड 88 है, ठीक है। अगला देखिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? तो सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक और वृष। तो सप्तऋषि के बारे में आपने सुना होगा ना, सप्तऋषि के बारे में आपने सुना होगा। तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं तो सप्तऋषि। पहले के लोग इसी तारामंडल को देख के तो वो घड़ी थोड़ी ना होती थी, इस समय का भी पता करते थे, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है? मंगल, बुध, नेपच्यून या फिर प्लूटो। तो फ्रेंड बुध, ठीक है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा बुध के बारे में। तो सौरमंडल में केवल 2 ग्रह हैं ऐसे जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो एक है फ्रेंड मरकरी, दूसरा वीनस। तो आपसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, या फिर पृथ्वी की बहन कौन है? सांझ और भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड ये शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। और मंगल 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, ठीक है। मंगल के कितने हैं? तो 2 और नेपट्यून के 14, जिसमें टिट्रोन और मेरिट प्रमुख हैं। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो ग्रह को श्रेणी से बाहर कर दिया, ठीक है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लूटो को किस सन में बाहर किया गया है ग्रह की श्रेणी से? तो 2006 में। किसने किया है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर पृथ्वी है? तो फ्रेंड सबसे गर्म पूछा है ना, तो गर्म शुक्र दिया गया है यहाँ पे। तो शुक्र है क्योंकि इसका जो तापमान है वो लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है।
आगे देखेंगे अगला, और हमने आपको पहले ही ये बता दिया है इस क्वेश्चन के बारे में। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, या सायं का तारा किसको कहा जाता है? मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र को, या फिर शनि को? तो फ्रेंड ये वीनस को कहा जाता है, यानी शुक्र को। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय लेता है, मतलब कितना समय लेता है? 8 सेकेंड, 1 मिनट, 8 मिनट, या फिर 24? तो फ्रेंड 8 मिनट का समय लेता है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये भी दे देता ना कुछ सेकंड का भी, तो ये देख लीजिए आप 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। और इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 18,000 नहीं 1,86,000, ठीक है, 18,000 नहीं है ये, तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। अतः कौन सा ऑप्शन सही? तो सी। नेक्स्ट देखिए, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय कितना लगता है बताना है आपको। 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50, 365.75। तो फ्रेंड 365.25 दिन का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49, 59, 69, या फिर 79? तो इसमें से कोई आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 4090.28 किलोमीटर है, और इसकी दूरी पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर प्रति मतलब 60 मिनट, और मिनट मतलब 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी, ठीक है। तो ये तो किसी विकल्प में है नहीं। तो परिक्रमण किसको कहते हैं? तो फ्रेंड परिक्रमण ये होता है ना, परिक्रमा करना। तो मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, और यहाँ से अगर ऐसे ऐसे राउंड परिक्रमा हो रहा है तो इसे परिक्रमण कहते हैं ना। अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये यहीं घूम रही है, अपनी सतह में ही ऐसे 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 गोल गोल घूम रही है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको परिभ्रमण कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, या फिर 70 डिग्री अक्षांश के पास? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की जो संभावना अधिक रहती है तो 23 डिग्री अक्षांश के पास अधिक रहती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरिओलस बल किस कारण होता है? तो सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोराडो और खाड़ी धारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक, ठीक है। तो एक प्रभावी कोरिओलस, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, या फिर शनि? तो फ्रेंड जुपिटर मतलब बृहस्पति है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे ग्रहों का क्रम भी दिया गया, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। कौन से ग्रह का कितना मीटर किलोमीटर क्रम है? तो बृहस्पति का
1,42,984 किलोमीटर है। शनि का फ्रेंड 12,0536 नहीं 1,20,536 किलोमीटर। और अरुण का 51,118 किलोमीटर। वरुण का 49,528। पृथ्वी का 12,756 और शुक्र का है 12,104। मंगल का 6,792। बुध का 4,879। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रम को। अगला क्वेश्चन देखिए। एक्चुअली चश्मा कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, तो नहीं लगाते तो फिर ऊपर नीचे वाली लाइन में पहुंच जाते हैं, तो ये दिक्कत होने लगी है। आइज में प्रॉब्लम्स है मेरे। ठीक है, एक सेकंड, मैं चश्मा ले लेती हूँ अपना। चलिए फ्रेंड, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या फिर शनि? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शनि का घनत्व सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं किस ग्रह का घनत्व कितना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक, बार बार रिवीजन के लिए अगर नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स बुक में। तो पृथ्वी का घनत्व कितना है फ्रेंड? 5,514। मंगल का कितना है? 3,933। शुक्र का 5,243 और शनि का सबसे कम है 6,687। अगला क्वेश्चन देखिए। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है। तो 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या फिर 84 वर्ष? तो फ्रेंड 29.5 वर्ष। ठीक है, अगला देखिए। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, क्या लेता है भाई? समय। मतलब 84 वर्ष का, 36 वर्ष का, 18 वर्ष का या फिर 48 वर्ष का? तो प्रश्न लेवल के हैं इसलिए कठिन है। ठीक है, ये इजी लेवल के प्रश्न नहीं हैं। तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में समय लेता है फ्रेंड, कितना लेता है? तो ये 84 वर्ष का समय लेता है। आप देख सकते हैं यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में 83.60 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर, अगर मैंने बताया ना अपने अक्ष पर ही अगर घूमती है, जैसे ये पृथ्वी है यहीं से ऐसे घूम रही है, यहीं से ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो फिर उसे ही कहते हैं। अपने अक्ष पर अगर घूमती है तो 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? तो 27 है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जियोडेसी। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी से आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, या क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन की रिकॉर्डिंग से? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पृथ्वी के आयाम की माप से जीओडी विज्ञान। ठीक है, तो आप मतलब ये समझ लीजिए जीओडी का मतलब पृथ्वी हमारी जियोइड के आकार की है ना। जियोइड कैसे लिखेंगे? जियोइड। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो जियोइड से आप पृथ्वी की माप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आते हैं फ्रेंड 19 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। किसी स्थान का मानक समय मतलब स्टैंडर्ड जो टाइम होता है निर्धारित करने का आधार होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो होता है वो प्रधान माध्यान्ह रेखा होता है। ठीक है, प्रधान माध्यान्ह रेखा। बाकी देशांतर, अक्षांश रेखा, ये सब तो आप जानते ही हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो आप यहाँ से देख लीजिए। तो हर देश का मध्याह्न अपना रेखा होता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है किसके किसके बीच से होकर जाती है? अफ्रीका, एशिया, प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? तो फ्रेंड पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसकी डिटेल भी देख लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक ऐसी प्रतिबिंब खींचती है, प्रतिबिंब रेखा खींचती है जो क्रमागत कैलेंडर द्वारा अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में तथा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो फ्रेंड अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है, ठीक है, ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं किसका एरिया कितना बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। कहाँ पहुँच गए? तो देख सकते हैं फ्रेंड, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, देख सकते हैं किसका एरिया कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो एरिया है तो वो अफ्रीका का ही है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर उत्तरी अमेरिका? तो फ्रेंड अफ्रीका बड़ा है तो अफ्रीका में ही होंगे, है ना, अधिक देश। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। और आप देख सकते हैं अफ्रीका में कितने देश हैं, महाद्वीपों में कितने देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 हैं, यूरोप में 51, एशिया में 50 हैं और उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, दक्षिणी अमेरिका में 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है? रूस, चिली, चीन या फिर ब्राज़ील? तो फ्रेंड सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली जो सीमा वाला देश है वो चिली है, ठीक है। चिली, पेरू का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। निम्नलिखित में किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव या फिर क्यूबा? तो फ्रेंड इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। याद रखिए द्वीप और महाद्वीप में डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए इंडोनेशिया में कितने हैं? तो 17,508, फिलीपींस में 7,641, मालदीव में 1192 और क्यूबा में 4,195, ठीक है। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। और फ्रेंड याद रखिएगा कि जो बहुत इधर उधर भागते रहते हैं इनसे पढ़ते हैं, उनसे पढ़ते हैं, या फिर जो टीचर बहुत डीपली बता रहा हो उनसे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर टाइम पास कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे क्योंकि डीप में हम पढ़ते हैं तो ठीक है, उसमें से कुछ पॉइंट याद रह जाता है, लेकिन बहुत डीप में जो अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब तो बेस्ट है। लेकिन अगर किसी के द्वारा पढ़ रहे हैं तो उससे सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें याद तो रह नहीं जाती हैं। तो बताइए किसी के द्वारा अगर आपने एक बार पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तब तो प्रैक्टिस सेट आप किसी के द्वारा सुनिए, पढ़िए, वो मायने रखता है आपका। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप खुद से सेल्फ स्टडी करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है।
तो मैं कहूँगी ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं होता है फ्रेंड। और जो ज़्यादा चालाक बनते हैं तो फिर वही पीछे रह जाते हैं। और जो किसी एक टीचर को अपना मतलब बना लेते हैं कि नहीं बस हमें एकदम फोकस करना है, जितना हमें पढ़ाया जा रहा है उतना हमें पढ़ना ही है, कंटिन्यू पढ़ना है। जो इधर उधर भागते हैं तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर वो ज़्यादा चालाक बनने के चक्कर में जो अपना पढ़ रहे होते हैं ना, फिर उसको छोड़कर दूसरे मोड में चले जाते हैं। तो इधर उधर, ठीक है, कोई अलग से नहीं पढ़ाता, सभी बुक से पढ़ाते हैं, कोई अलग से। हाँ, ये अलग बात है कि सारे टीचर का नॉलेज और मेथड अलग अलग होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे जो डीपली पढ़ा रहा है तो वो 10 क्वेश्चन मान के चलिए, आपका 10 से 20 क्वेश्चन 1 घंटा लगा देगा पढ़ने में, ठीक है। तो इससे सिर्फ आपकी टाइम की बर्बादी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं फ्रेंड, 25 नंबर। निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर या फिर सुमात्रा? तो फ्रेंड बोर्नियो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और बोर्नियो बड़ा है, ठीक है, सर्वाधिक बड़ा है। तो कितना बड़ा है ये बात बनती है। तो फ्रेंड 75,19,29 वर्ग किलोमीटर ये बड़ा है। जबकि मेडागास्कर की बात करें तो 58,77,13 वर्ग किलोमीटर, और सुमात्रा 47,27,084। और जबकि ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल कितना है? तो 20,09,331 वर्ग किलोमीटर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, इसको 2-3 बार आप लिख के रिवाइज कर लीजिएगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ठीक है, जिसमें सीमा रहित मतलब सीमा नहीं है, ठीक है, सीमा नहीं है। तो न्यूजीलैंड है, फिलीपींस, जापान या फिर क्यूबा? तो फ्रेंड जापान, ठीक है, जापान ऐसा देश है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित और बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन है। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा देश जो है होन्शु है फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का एक भाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम? या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो फ्रेंड डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क का एक भाग है। क्या भाग क्या है? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जे विल्सन, ए वेगेनर, डू टोइट या फिर एच हेस? तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत फ्रेंड ए वेगेनर द्वारा, जे द्वारा नहीं, ए वेगेनर द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम आते हैं कुछ शैल को देखेंगे, चट्टानों को देखेंगे। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उनमें से पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध होती हैं, या वे क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, और इन चट्टानों में कोई सिलिका नहीं होता। तो फ्रेंड वे क्रिस्टलीय भी होती हैं और अक्रिस्टलीय भी होती हैं। यही कथन आपका सत्य है, बाकी सारे असत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये वे शैलें हैं। और शादी का मतलब क्या है? जिनकी संरचना ताप दाब निर्भर करती है। ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, ये शैल स्तरों में निक्षेपित हैं, ये शैलों में जल निर्मित नहीं होता। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। अवसादी का मतलब क्या होता है फ्रेंड? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, और आग्नेय मतलब इग्नियस रॉक, ठीक है, याद रखेंगे आप।
तो आ से आग, आ से इग्नियस, याद रखेंगे, ठीक है। तो निर्माण अवसादों के एकीकरण फलस्वरूप होता है। जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म का मतलब वो फॉसिल घास फूस परतें पाई जाती हैं, किंतु शैले रेवेदार नहीं होते, मतलब रवेदार नहीं होते। रवा का मतलब आप समझ रहे होंगे, दानेदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एशकर और ड्रमनिल के संबंध में है? तो एशकर क्रूड और बेडेड बजरी और रेत की लकीरें, या ड्रमडिल ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एशकर युक्त इलाकों की विशेषता है। या फिर अगला ऑप्शन इधर है, या अगला तो दिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कूट वाला प्रश्न है, तो चलिए उसको छोड़ देते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वत का शिखर है, एक ज्वालामुखी, या फिर एक पठार है? तो फ्रेंड एक ज्वालामुखी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। तो माउंट एटना एक कैसा ज्वालामुखी है? तो ये सक्रिय है, मतलब एक्टिव है, जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्व तट पर स्थित है, और इसका सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, मोना लोआ, सुना होगा आपने नाम। तो मोना लोआ का उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, या फिर ज्वालामुखी क्षेत्र में जो पठार का, ठीक है, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सक्रिय ज्वालामुखी। और आपने क्या देखा कि सक्रिय ज्वालामुखी को और क्या कहते हैं? तो माउंट एटना भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, 2004 की बात पूछा है, खैर देख लीजिए अब, क्या पता पूछ लिया जाए। तो वर्ष 2004 में हिंद महासागर भूकंप और उससे परिणामता जो सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सुंडी खाई भारतीय प्लेट में बर्मी प्लेट अधगमन वाले क्षेत्र में 12,000 किलोमीटर अंश रेखा 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इसे भूकंप की उत्पत्ति हुई। इतना बड़ा स्टेटमेंट है, सोचिए। नेक्स्ट है, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र लगभग 8,500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। और अगला भी बड़ा ही होगा, देखिए तीसरा भी है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा, और बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए, क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा के दिक् स्थिति लगभग उत्तरी दक्षिण और सुनामी लहरों में प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। प्रश्न पूछा क्या है इसने, एक बार फिर से प्रश्न पर, इसमें पूछा सही नहीं है, तो सारे ऑप्शन सही हैं फ्रेंड, और जो सही नहीं है तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज, या फिर ऑल्पस? तो फ्रेंड एंडीज है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर का, कोकस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट, लाल सागर, फारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट, प्रशांत प्लेट, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रेट लेक्स प्रदेश, आलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश,
या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन ई इज़ राइट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों ई सही है। क्योंकि रस्ट बाउल और रस्ट बेल्ट ये संयुक्त अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पे लोहा उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, इसमें इल्डियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग आदि शामिल हैं। ठीक है, अतः इसमें से एक से अधिक विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। किलिमंजारो में एक है। आग्नेयगिरी मतलब वॉल्केनो की बात की है। द्वीप या श्रृंग मतलब पीक या फिर नदी। तो फ्रेंड वॉल्केनो है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, गोबी मरुस्थल है, कहाँ का है ये? चाइना का, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। तो फ्रेंड ये चाइना का है, चीन का है। ठीक है, चीन में है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए, टिन खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए या लौह अयस्क खनन के लिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्वर्ण खनन हेतु जोहान्सबर्ग विख्यात है फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। तो फ्रेंड हंगरी है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पूछा क्या गया है, मतलब स्थल रुद्र है। ठीक है, अगला देखिए, और इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो पहला ऑप्शन ही है फ्रेंड इजराइल। ठीक है, इजराइल सुना है क्या आपने? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ। ठीक है, उभयनिष्ठ इनकी सीमाएं हैं। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है ये। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर, म्यांमार। तो फ्रेंड पामीर को कहते हैं। पामीर को संसार की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र का स्वामी का नाम है श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा या फिर भारत। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, एक चौथाई, आधा, दो तिहाई या फिर तीन पाँचवा, मतलब तीसरा या पाँचवा। ठीक है, तो दो तिहाई भाग से पृथ्वी की सतह जो है पानी से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो समुद्र के तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट जो स्थान है उत्तरी ध्रुव है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख लीजिए। तो 64,000 किलोमीटर लंबाई, 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। ठीक है, तो ये कटक फ्रेंड मध्य और मध्य सागरीय कटक है। ऑप्शन डी। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, गल्फ स्ट्रीम धारा को आपने सुना है? गल्फ स्ट्रीम धारा खाड़ी की एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम दूसरा नाम है या फिर एक धरातलीय। तो फ्रेंड ये महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? तो ये गर्म धारा है, गा से गल्फ और गा से गर्म, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न, कौन से गर्म धारा है कौन सी ठंडी। ये गर्म जल धारा तो है ही, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रांड कैनियन, शायद आपने नाम सुना हो। ग्रांड कैनियन एक खड़ग है। ठीक है, एक बड़ा तोप है, एक नदी है, एक पुराना तोप है। तो ग्रांड कैनियन क्या है फ्रेंड? एक खड़ग है। ठीक है, एक खड़ग मतलब जॉर्ज। नेक्स्ट देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, जो भी हमारे मित्र
लास्ट तक देख रहे हैं या अब पहले चले गए होंगे तो क्या सुनेंगे, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, हम समाप्ति की तरफ हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यान टीसी कियांग द्वारा, होंग हो द्वारा। तो फ्रेंड गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, यमुना नहीं है, सॉरी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट देखिए, फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर अरब महासागर। तो फ्रेंड फिजी द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशियन में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुएज नहर जोड़ती है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और लाल सागर से। भूमध्य सागर कैप्सियन, लाल सागर को हिंद महासागर से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भूमध्य प्लस लाल सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर जोड़ती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर अंध महासागर, लाल सागर भूमध्य सागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड पनामा नहर जो जोड़ती है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, और मलक्का जल संधि आपने ना सुना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो मलक्का जल संयोजक आने जाने की सुविधाएं हैं, तो कहाँ से कहाँ के आने जाने की सुविधाएं हैं? हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक या फिर भूमध्य से काला सागर तक। तो ये मलक्का जल संयोजक या संधि जो है फ्रेंड, ये हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। एंड नेक्स्ट देखिए, सुंडा ट्रेंच सुना होगा नाम आपने, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? जावा, मालदीव, सुमात्रा या फिर मॉरिशस। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा। तो ये सुंडा ट्रेंच जो गर्त है फ्रेंड, ये हिंद महासागर में अवस्थित है, ठीक है, और इसका विस्तार है मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा और जावा द्वीपों के समांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से जाना जाता है। और एक है फ्रेंड मेरियाना ट्रेंच, आपने सुना होगा, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच के बारे में सुना होगा। अभी आगे प्रश्न आएगा तो बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ओजोन परत बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, शनि पर किस की गई आधुनिक खोज, या फिर पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत, या फिर पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडलीय परत। तो फ्रेंड ओजोन परत जो है संबंधित है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 ऊपर वायुमंडल की परत, ठीक है। और आपसे ये भी प्रश्न बनता है, ओजोन परत किस मंडल में, किस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो फ्रेंड ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो 10 से 20, 40 से 50, 70 से 80 या फिर 110 से 120 किलोमीटर। तो फ्रेंड 10 से 20 अभी आपने देखा भी, ठीक है, और पाई कहाँ जाती है? तो समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। तो ये स्थित है फ्रेंड 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, या 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्व देशांतर पर, या फिर 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो फ्रेंड 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर यह स्थित है। क्या स्थित है? तो काहिरा का समय ग्रीनविच, ठीक है, 2 घंटा तो आगे है ही। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या फिर 22 सितंबर। तो फ्रेंड 22 दिसंबर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में शीत तैनात, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको? विंटर सोलस्टिस, ठीक है, सोलस्टियस ने क्या कहते हैं इसको? तो 21 से 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, और ग्रीष्म अयनात मतलब समर सोलस्टियस
के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और इसके विपरीत 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, और 21 से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। बड़ा छोटा आप कंफ्यूज मत हो जाना। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध लिखिए, उसके बाद उसका नंबर लिखिए डेट का, तभी याद हो पाएगा, ठीक है। ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी के फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के बलन और भ्रंशन से, तो उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड ये सभी कहीं ना कहीं ये सभी कारण है, ठीक है। कारण तो सभी है, लेकिन इसमें बी दिया है, विवर्तनिका क्रिया से, ठीक है। विवर्तनिका, अब ये विवर्तनिका क्रिया क्या है? तो विवर्तनिका क्रिया, पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है, ये तो सभी जान रहे हैं। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिका क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रभावित होती हैं। ये प्रकार प्लेटें ऊपर स्थित महाद्वीप महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती हैं। तो आप ये थोड़ा सा इजी नहीं, हार्ड दे दिया गया है, क्योंकि विवर्तनिका हर कोई नहीं समझ सकता ना। तो आगे देखिए 63 नंबर, वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेशजनक बल, भूवेक्षीय बल, या फिर पर्वत निर्माण बलकारी, या बहिर्जात बल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, महादेशजनक बल। अगला देखिए, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी। अच्छा ये एक सेकेंड, ऊपर वाला मैं गलत बता दिया क्या बताया मैंने? वलन क्रिया महादेशजनक नहीं, ठीक है। तो वलन क्रिया जो है फ्रेंड अरे यार कैसे मिस्टेक हो रहा है। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है फ्रेंड? ये पर्वत के निर्माणकाली बल का, ठीक है। ऑप्शन सी। चलिए, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, हिमालय, एंडीज, या फिर रॉकी। तो यूरोप की एक पर्वत जो श्रृंखला होती है फ्रेंड, वो आल्प्स होती है। एक्चुअली एक कारण ये भी है, आप देख सकते हैं टाइमिंग क्या हो रहा है। तो ये नींद का टाइमिंग है, और दिन में सभी जगते हैं तो वीडियोस बन नहीं पाती, सब चिल्लाते रहते हैं शोरगुल होता रहता है घर में, है ना। तो नींद भी आ रही है, चक्कर ये भी है, थके भी हैं हम। तो माफ़ कीजिएगा जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड आल्प्स, ऑप्शन ए, ठीक। आगे देखिए अगला, बस 2-3 क्वेश्चन और। तकला मकान मरुस्थल स्थित है अफगानिस्तान में, चाइना में, कजाकिस्तान, या फिर मंगोलिया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तकला मकान चाइना। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका। तो फ्रेंड ये कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, या फिर फिलिस्तीन। तो फ्रेंड लेबनान की किसी देश के मृत सागर के साथ इसकी भूमि सीमा नहीं बनती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेयरी, पैम्पास, वेल्ड स्टेपीज, ठीक है। तो अमेरिका मतलब मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, पैम्पास, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहते हैं? पैम्पास। और इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदान प्रेयरी कहाँ पे है? तो ये उत्तरी अमेरिका। तथा डाउन्स में क्या है? डाउन्स में मतलब नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया क्या है? आप भारत के नक्शे में देखेंगे जब तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का मैप जो मिलेगा आपको सबसे नीचे मिलेगा। तो डाउन्स में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक।
ऐसे आप याद रखने के लिए मैंने बताया, आप वैसे देख लीजिएगा। मैं इम्पॉर्टेंट है क्योंकि घास तो पूछा जाता है, घास का मैदान। अगर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन या फिर रियाद। तो फ्रेंड, सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। और क्लास 1 घंटे के लिए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका हो सकता है अभी तो ऐसा कोई खबर नहीं है, सुनने में आ रहा था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा, लेकिन अभी तो कोई ऐसे चांस नहीं है। तो चांस नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आपका मई फर्स्ट वीक में हो, या फिर अप्रैल लास्ट तक एग्ज़ाम डेट आ जाए, आपका लास्ट में ही हो जाए। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि 300 कुछ पेज हैं, एक सेकंड में देख लेती हूँ। तो ये 353 पेज है, जिसमें हमने 126 पेज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि एक एक दो दो क्लासें डेली डालेंगे, 2 क्लासें कोशिश करेंगे कि 2 क्लासें सुबह शाम में, एक सुबह में एक शाम में, और एक शिक्षण कला और दक्षता की भी, तो 3 क्लासें हम आपको दें। तो ऐसा कोशिश करेंगे, अगर आपका प्यार और साथ मिला तो जल्दी आपका कवर हो जाएगा, है ना। और जो भी हमारे फ्रेंड जैसे हिंदी सब्जेक्ट से टीजीटी या पीजीटी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी का लिंक हम दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी हिंदी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज है, एक एक चैप्टर क्लियर है आपका, आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 70 नंबर क्वेश्चन। 90 ईस्ट, ठीक है, 90 ईस्ट सुना होगा आपने। रिज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर और आर्कटिक महासागर। तो फ्रेंड, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, 90 ईस्ट रेंज, हिंद महासागर। नेक्स्ट देख लीजिए, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? नदियाँ, भूमि, पवन, ज्वालामुखी के निःसृत राख। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भूमि। और अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? तो 25 पीपीटी, 35 पीपीटी, 45 पीपीटी या फिर 55। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 35 पीपीटी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? काला जल, पीला सागर, भूमध्य सागर या फिर मृत सागर। मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा मृत सागर में है। इसको क्या कहते हैं? इसको डेड सी कहते हैं। और इसमें लवणता मतलब नमकीन पानी होता है, लवण का मतलब। तो इसमें डूबते नहीं हैं लोग, जो जाते हैं नहाते वगैरह क्या करते हैं, समुद्र में क्या करने लोग जाते हैं, हम तो कभी नहीं गए। तो अगर मान लीजिए कोई गया तो उसमें डूबते नहीं, डूबने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी खारा होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी या फिर गंगा। अच्छा, चौड़ी भी अमेजन ही आती है ना, अमेजन का नाम चौड़ी में भी आती है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कि चौड़ी दूसरी है। तो ये हमने 125 नंबर क्वेश्चन आपका पेज आपसे को कंप्लीट किया है, और 126 से हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू।